नमस्कार विद्यार्थियों। काफ़ी समय के बाद हम वापस ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत आ रहे हैं और आशा रहेगी कि अब ये क्लासें थोड़ी लगातार चले। मुझे भी थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसकी वजह से मैं क्लासें नहीं ले पा रहा था, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आपसे। आज हम कक्षा 12 के लिए राजनीति विज्ञान का एक अच्छा सा टॉपिक है जो अध्याय 5 है, कांग्रेस प्रणाली को पुनर्स्थापित करने वाला। हम उसके ऊपर थोड़ी विस्तार से आज चर्चा करेंगे कि किस प्रकार कांग्रेस प्रणाली को पुनर्स्थापित किया गया, वापस स्थापित किया गया था और कौन कौन से ऐसे नेता थे जिसकी वजह से कांग्रेस का जन्म हुआ, कांग्रेस कब अस्तित्व में आई, उसके ऊपर भी हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। तो आज हमारे जो अध्याय का नाम रहेगा कांग्रेस प्रणाली और चुनौती, ठीक है, पुनर्स्थापित करना। तो अध्याय 5 रहेगा हमारा, अध्याय 5 कांग्रेस प्रणाली। कांग्रेस प्रणाली देखो हुआ क्या था, कांग्रेस की स्थापना कब हुई, इसको भी थोड़ा सा हमें जान लेना चाहिए। क्या पता एग्जामिनर का दिमाग खराब हो और वो पूछ ले कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो ऐसा माना जाता है कि 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी, कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और इस कांग्रेस की स्थापना की थी ए.ओ. ह्यूम। किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम। इसका पूरा नाम आता है आपके एलन ऑक्टेविक ह्यूम। क्या नाम आता है? एलन ऑक्टेविक ह्यूम, ठीक है। इसने किसकी स्थापना की थी? कांग्रेस की स्थापना की थी। तो इतनी सी चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। उसके बाद देखते हैं अपन कि कांग्रेस एक प्रणाली के रूप में कैसे थी। देखो, जब भारत आजाद हुआ था ना, तो आजादी के समय हमारे पास कोई ऐसी बड़ी पार्टियां और अस्तित्व में नहीं थी जितनी बड़ी पार्टी आपके कांग्रेस थी। इसके लिए कांग्रेस का जो क्या नाम प्रतिनिधित्व बहुत ही ज्यादा तरीके से बढ़ा हुआ था। हम थोड़ी और चर्चा करें कि आजादी के बाद भारत में एक ही पार्टी का शासन था। आजादी के बाद भारत में एक ही पार्टी का क्या था? शासन था। और वो एक ही पार्टी काफी समय तक अस्तित्व में रही। तो जैसे अपन बात करें तो अपने सामने कांग्रेस पार्टी थी। कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस। और उस कांग्रेस की जो स्थापना मैंने आपको बता दी, लेकिन आजादी के बाद जो प्रथम आम चुनाव हुए थे 1951-52 के अंदर, ठीक है, उस समय चुनाव आयुक्त थे हमारे सुकुमार सेन। इनके नेतृत्व में जब पहली बार भारत के चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव करवाए गए थे, तो इस समय कांग्रेस पार्टी सत्ता के अंदर आई और कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रतिनिधित्व यहाँ पर जमाया। अब जैसे ही सरकार बनी, तो सरकार बनी तो देश का प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए, तो प्रधानमंत्री के लिए आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछ ले आपको कभी छोटा सा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि आजादी के समय इनको ही क्या बनाया गया था? प्रधानमंत्री बनाया गया था। वो पूरी कहानी मेरे आपके बताई हुई है कि किस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के प्रधानमंत्री बनने वाले थे और महात्मा गांधी जी की एक शानदार राजनीति के चक्कर में पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के क्या बन गए? प्रधानमंत्री बन गए। तो अच्छी तरीके से आपको वो कहानी याद होगी, याद है कि नहीं? याद है, ठीक है ना। हाँ, तो वो चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद देखो हम आगे थोड़ी और चर्चा करें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या क्या काम किया। हुआ क्या था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू लगातार कुछ समय तक अपने देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन 1964 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। जवाहरलाल नेहरू की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो किसकी मृत्यु हो गई? आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू की। हुई क्यों? उसका भी रीजन है। नेहरू का झुकाव थोड़ा चाइना के प्रति बहुत ज्यादा था। चाइना को अपना कहते हैं ना हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बड़ा फेमस किया था, ठीक है ना। तो भाई साहब ने फेमस तो कर दिया। अब हुआ क्या, इनको कुछ ज्यादा ही भरोसा था इसके ऊपर, आपके चाइना के ऊपर, ठीक है ना, कि चाइना कभी भारत के ऊपर क्या नहीं करेगा? आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन 1962 के अंदर 1962 में क्या कर दिया? चाइना ने भारत के ऊपर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। तो आपको ये डेट भी याद रखनी है, पूछा जा सकता है कि चीन के द्वारा भारत पर आक्रमण कब किया गया। हुआ क्या? आक्रमण तो कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को तो उम्मीद नहीं थी कि चाइना कभी भारत के ऊपर क्या करेगा? आक्रमण करेगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आराम से नेचर से बैठे थे, भाई साहब की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चाइना कभी हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन चाइना ने कर दिया भारत के ऊपर आक्रमण। इसकी वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू को बड़ा ही आघात पहुंचा। जब कहते हैं ना कि किसी
चीज से हमें इतना लगाव हो जाता है, इतना भरोसा हो जाता है किसी के ऊपर कि वो हमारा क्या रहेगा, हमेशा से अच्छा दोस्त रहेगा। लेकिन दोस्त से दोस्त को क्या दे देता है, धोखा। क्या दे देता है, धोखा। तो ये वाली धोखे वाली बात हो गई। नेहरू जी इस सदमे को सह नहीं पाए और ऐसा कहा जाता है कि 1964 में दिल का दौरा पड़ने से किसकी मृत्यु हो गई, आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो कैसे दिल का दौरा पड़ने से पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब देखो नेहरू की मृत्यु हो गई कि नेहरू के बाद कौन देश का प्रधानमंत्री बने। ऐसा कौन सा आदमी है कि जो नेहरू के बाद में देश के प्रधानमंत्री की भूमिका निभा सके। तो किसी आदमी ने समझा कि भाई साहब ऐसा एक आदमी है कि कौन है भाई ऐसा आदमी, कि ऐसा आदमी लाल बहादुर शास्त्री है। कौन है, लाल बहादुर शास्त्री। ये शास्त्री जी है वो देश के प्रधानमंत्री बनने लायक है और वो आदमी बनना चाहिए, बढ़िया आदमी है। तो किसी ने कहा ठीक है फिर बना दो। देखो नेहरू के समय और क्या क्या चीजें हुई थी उसको भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो जैसे ही भारत आजाद हुआ तो 1948 के अंदर ही पाकिस्तान ने क्या कर दिया था, भारत के ऊपर अटैक कर दिया था आपके जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र पर, ठीक है ना, जिसे हम जम्मू कश्मीर कहते हैं, ठीक है ना, जो राजा हरीश जी के पास था, ठीक है ना। तो उसके ऊपर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। लेकिन फिर आपके भारतीय सेना भेजी गई और 1948 में पाकिस्तान को वहां से हरा दिया गया। लेकिन भारत का कुछ हिस्सा जो जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले लिया, जिसे हम पीओके कहते हैं। क्या कहते हैं, पीओके, तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ये घटना किसके समय हो रही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय। फिर आगे बात करें तो 1962 के अंदर चीन के साथ युद्ध लड़ना पड़ा हमें। इसके साथ चीन के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसके अंदर किसकी हार हो गई, भारत की हार हो गई, ठीक है। इसकी वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो देश के नए प्रधानमंत्री बनते हैं आपके लाल बहादुर शास्त्री। तो शास्त्री जी के बारे में मैं थोड़ा जानना बहुत जरूरी है कि शास्त्री जी एक बड़े शानदार और दिग्गज नेता हुआ थे, ठीक है ना। तो हम शास्त्री जी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखो चाइना का प्रति इतना लगा था ना नेहरू जी का, तो उसका विरोध पहले ही बहुत सारे भारतीय नेताओं ने कर दिया था कि चाइना के प्रति हमें इतनी वफादारी नहीं दिखानी चाहिए। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की पता नहीं क्या इतनी वफादारी थी चाइना के प्रति, वो आप वही जान सकते हैं, क्योंकि वो तो इस दुनिया में है नहीं। और हम लोग शायद भगवान कभी मौका देगा, हमें भी मरने का मौका मिलेगा तो हम भी जाएंगे और नेहरू जी से पूछेंगे भाई साहब ऐसी क्या जिम्मेदारी थी जो चाइना के प्रति इतना अटूट प्रेम, कोई लफड़ा तो नहीं था। देखो फिर है नेहरू के उत्तराधिकारी। तो हम आगे नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे, नेहरू के उत्तराधिकारी। नेहरू के उत्तराधिकारी। अब नेहरू के बाद उत्तराधिकारी का सवाल बना कि ऐसा कौन नेता है जो देश के अंदर क्या करेगा, अच्छा काम करेगा। तो कांग्रेस के सभी नेताओं की सर्वसहमति से किसे नेता बनाया गया, आपके लाल बहादुर शास्त्री को, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। तो शास्त्री जी देश के क्या बने, दूसरे प्रधानमंत्री बने। शास्त्री जी देश के क्या बने, दूसरे प्रधानमंत्री बने। लेकिन शास्त्री जी का भी दिनमान फोरे चल रहे थे। क्या चल रहे थे, दिनमान फोरे चल रहे थे। कुछ समय के अंदर शास्त्री जी का भी काम हो जाएगा तमाम। लेकिन शास्त्री जी जैसा नेता मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। एक ऐसा नेता जिसने कभी अपनी माँ को भी नहीं बताया कि वो देश का प्रधानमंत्री है। हुआ क्या था, एक बार की घटना थी। ऐसा कहा जाता है कि उनकी माँ को किसी मंदिर के अंदर जाना था और जब वो कहें तो 1 सेकंड के अंदर आराम से वहां पे उसकी माँ बिना लाइन में लगे हुए जा सकती थी। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया कि देश के प्रधानमंत्री है और उनके साथ साथ खुद लाइन में खड़े रह के कहाँ गए थे, मंदिर के अंदर गए थे। तो किसी ने पूछा कि यार आप तो देश के प्रधानमंत्री हो, फिर आपकी माताजी को इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। शास्त्री ने कहा कि यदि मैं अपनी माँ को ये बता दूंगा कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ तो मेरे लिए काम और बढ़ जाएगा। कोई ना कोई भाई साहब आदमी तो होगा, माँ को कहेगा तेरा बेटा क्या है, देश का प्रधानमंत्री है, उससे मेरा ये काम निकलवाता है। तो कितने विद्वान और कितने अच्छे विचार थे। और उन्होंने कहा कि मुझे पैसे मिलते हैं या मुझे लोगों ने जो चुना है वो देश के काम करने के लिए चुना है। किसके लिए चुना है, देश का काम करने के लिए। मुझे फालतू इन कामों के लिए नहीं चुना गया है कि ताकि मुझे कोई अलग से काम करे और मैं उनको करूं, ठीक है। तो इतने अच्छे विचार वाले नेता थे आपके लाल बहादुर शास्त्री जी। फिर देखो शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री बने
तो ये है आपके 1964 से 1966 तक क्या रहे, देश के प्रधानमंत्री रहे। और इनके समय ये भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हो गया, युद्ध हो गया। तो हम कह सकते हैं कि भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध कब हुआ, 1965 के अंदर। और इस युद्ध के अंदर क्या लड़े हैं देश के प्रधानमंत्री लालू प्रसाद शास्त्री ने, क्या नेतृत्व किया है देश का। इस युद्ध के अंदर हम किसको हरा देते हैं, पाकिस्तान को हरा देते हैं। ठीक है, 1965 के युद्ध में हम किसको हरा देते हैं, पाकिस्तान को हरा देते हैं। तो भारत की वाहवाही पूरे विश्व के अंदर उठने लगती है। और जब पाकिस्तान आत्मसमर्पण करता है तो एक समझौता होता है। क्या होता है, समझौता होता है। और ये समझौता आपके अभी हाफिज के अंदर पूछा गया था। ठीक है, हाफिज के एग्जाम के अंदर पॉलिटिकल के पेपर के अंदर समझौता था, ताशकंद समझौता। कौन सा समझौता, ताशकंद। ताशकंद एक जगह है, अफगानिस्तान के अंदर पड़ती है। ठीक है ना। ताशकंद समझौता हुआ कब हुआ, 1966 के अंदर। और कितने दिनमान खराब रहे होंगे उस व्यक्ति के कि ताशकंद के अंदर इस समझौते के बाद ही, इस समय के बाद आपके लाल बहादुर शास्त्री की वहीं पर क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो देश के ऐसे प्रधानमंत्री जिनके देश से बाहर क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, वो कौन थे आपके, लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री जी बड़े किसान प्रेमी आदमी थे। उस समय देश की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे खराब हो रही थी। तो शास्त्री जी ने कहा कि एक नारा दिया, जय जवान और जय किसान। जय जवान और जय किसान, कि जय जवान की भी जय होनी चाहिए और किसान की भी जय होनी चाहिए। क्योंकि हम कुछ भी खा पी रहे हैं तो उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण योगदान कौन दे रहा है, किसान। यदि किसान हमारे लिए धन वगैरह नहीं, ये जो उपज वगैरह नहीं उत्पन्न करते, तो हमारे पास खाने के लिए कुछ भी प्राप्त नहीं होता। ठीक है, अब देखते हैं आगे लाल बहादुर शास्त्री के बाद देश के कौन प्रधानमंत्री बनते हैं, हम उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है, ताशकंद समझौता मैंने बता दिया, 10 जनवरी 10 जनवरी 1966 कहाँ होता है, ताशकंद के अंदर होता है। ठीक है ना। पाकिस्तान और भारत के मध्य समझौता होता है। ठीक है ना। तो इसके समझौते का नाम क्या है, ताशकंद समझौता है। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। अब लाल बहादुर शास्त्री जी की भी मृत्यु हो गई कि अब किसको बनाया जाए, कि अब बनाया जाए देश के नए प्रधानमंत्री के ऊपर चर्चा की जाए। तो हुआ क्या, देखो कि देश के नए अब प्रधानमंत्री के लिए मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बाद के सामने सीधी फाइट हो गई। कांग्रेस के नेताओं ने क्या किया कि जो बूढ़े थे उनको ये पता था कि हम इंदिरा गांधी को देश का क्या बना देते हैं, प्रधानमंत्री। नहीं है, इसको क्या पता कि ये क्या जानेगी राजनीति, तो हम शासन चलाएंगे। ठीक है, हम डॉन रहेंगे, इसको बस एक आगे ऐसे ही रख लेंगे। तो किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए, इंदिरा गांधी को। तो अब उसके बाद नई प्रधानमंत्री कौन बनेगी, आपके इंदिरा गांधी। तो अब मैं आपके पूरे नोट्स लिखूंगा, आगे आगे आप लिखते रहना। ठीक है, तो अब कौन बनेगी देश के प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी। हम आगे चर्चा करते हैं इंदिरा गांधी के ऊपर। हाँ, देखो हुआ कि इंदिरा गांधी को अब देश का क्या बनाया जाएगा, प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। उसके ऊपर हम थोड़ी सी क्या करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे कि इंदिरा गांधी का थोड़ा सा परिचय जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि इंदिरा गांधी का जन्म कैसे हुआ, कहाँ पे हुआ था। ठीक है ना। अब कैसे हुआ वो तो अब फालतू की बातें हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ बताने लायक बातें नहीं है, लेकिन आपको अच्छी तरीके से समझा दिया जाएगा ये चीजें कि कैसे उनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो हम उसके ऊपर भी थोड़ी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल दीजिए कि इंदिरा गांधी। ठीक है ना, कि इंदिरा गांधी का सामान्य परिचय थोड़ा सा जान लेते हैं कि इंदिरा गांधी किस प्रकार देश की प्रधानमंत्री बनी। ऐसा कहा जाता है कि इनका जन्म 1917 के अंदर हो गया था। तो जन्म मैं लिखूं तो जन्म 1917। ठीक है, 1917। और मृत्यु आप सबको याद ही है 1984। और इन्हीं की मृत्यु के बाद जो आपके राजस्थान नहर निकाली गई थी राजस्थान के अंदर से, उसका नाम बदल के 2 नवंबर 1984 को इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया था। ठीक है, और इनके द्वारा एक नारा भी दिया गया था, गरीबी हटाओ। क्या हटाओ, गरीबी हटाओ। ठीक है, 1980 से 1984 तक देश की प्रधानमंत्री रही। ठीक है, उससे पहले भी देश की प्रधानमंत्री रही थी। ठीक है, आपके 1967 के चुनाव के अंदर भी क्या होती है, जीत हासिल करती है। अब ये हो गया इंदिरा गांधी के बारे में सामान्य बातें। अब थोड़ी सी अपन इंदिरा गांधी के ऊपर और चीजें लिखें। तो लिखते हैं कि इंदिरा गांधी को देश का प्रधानमंत्री
बनाया जा रहा था। हाँ, उस समय सबसे बड़ी चुनौती मोरारजी देसाई के द्वारा प्रस्तुत की गई, परंतु कांग्रेस के कुछ नेता, कांग्रेस के कुछ पुराने नेता ये चाहते थे कि देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बने, क्योंकि इंदिरा गांधी राजनीति का इतना अनुभव नहीं है, ना अनुभव नहीं है, और इससे वह लोग भी शासन चलाएंगे। इस कारण लाल बहादुर शास्त्री के बाद देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को बनाया गया। इंदिरा गांधी को बनाया गया था। ठीक है, तो किस प्रकार वो प्रधानमंत्री बने, क्योंकि उनको कोई इतना राजनीति का अच्छा खासा अनुभव तो था नहीं। इस कारण हुआ क्या था कि सीधी सी बात है कि लोगों ने कहा कि ये प्रधानमंत्री बन जाएगी तो क्या होगा, सीधा सा इनको फायदा पहुंचेगा। लिख लो आप लोग, ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये लिखा। फिर अपन थोड़ा सा और देखते हैं मोरारजी देसाई के ऊपर कि मोरारजी देसाई ने कैसे नेता थे, वो क्यों उम्मीदवार थे, हम उसके ऊपर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। इसलिए नीचे और लिख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, अब देखो थोड़ा अपन मोरारजी देसाई के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं कि मोरारजी देसाई का क्या लगता है। मोरारजी देसाई नोट्स पर टॉस है सर इस समय मोरारजी देसाई इस समय देश के उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके थे, मुख्यमंत्री रह चुके थे, और उनके कांग्रेस के बुजुर्ग नेता भी थे। इस कारण इन्होंने इंदिरा को बराबर चुनौती दी, अपन थोड़ा और लिखेंगे इसके अंदर कि और क्या मैटर था। हाँ, तो आगे मैं चर्चा कर रहा था आपके लिए कि इंदिरा गांधी की सरकार के अंदर मोरारजी देसाई, और मोरारजी देसाई के ऊपर मैं थोड़ा सा बता रहा था आपको कि वो
गुजरात के क्या रहे थे, मुख्यमंत्री रहे थे। तो वो भी एक बड़े नेता थे कांग्रेस के, और ऐसे बड़े नेता से चुनौती सीधी ही इंदिरा गांधी की थी। लेकिन इंदिरा गांधी इस चुनौती में जीत हासिल करती है, यहाँ देश की प्रधानमंत्री बनती है। लेकिन इंदिरा गांधी को किस चीज़ का नॉलेज था, थोड़ा ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ राजनीति का, हम थोड़ा उसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जो इंदिरा गांधी थी, कि इंदिरा गांधी मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में मंत्री रही थी। क्या रही थी? मंत्री रही थी। परंतु कुछ समय बाद ही लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई। इसलिए उनको इंदिरा गांधी को कोई ज्यादा राजनीतिक अनुभव नहीं था, कोई ज्यादा राजनीतिक अनुभव नहीं था। अगर इसमें अनुभव नहीं था तो कुछ बड़े नेताओं ने सोचा कि अनुभव नहीं है तो ये क्या करेगी, हमसे पूछकर काम करेगी। इसलिए उन्होंने भी इसका क्या कर दिया, सपोर्ट कर दिया। तो इसका फायदा अन्य राजनेताओं को मिला। मैं उठाना चाहा क्योंकि वे सोच रहे थे इंदिरा को इतना अनुभव तो है नहीं, अनुभव तो नहीं है, इसलिए वो हमसे पूछकर कार्य करेगी। इस कारण अन्य नेताओं ने भी इसका सपोर्ट किया। इंदिरा का साथ दिया। अब ये बात तो बीत गई। 1967 के अंदर 1967 के अंदर आपके होने वाला था चौथा आम चुनाव। तीनों आम चुनाव के अंदर तो कांग्रेस एक तरफा विजेता रही थी कि कांग्रेस को हराने वाला कोई नहीं था। तो एक चीज आप लिख सकते हैं ना कि प्रथम तीनों आम चुनाव में कांग्रेस विजय रही और अच्छी सीटें प्राप्त की, परंतु अब थोड़ा हम चौथे आम चुनाव के ऊपर चलेंगे। हुआ क्या था चौथे आम चुनाव के अंदर कि देश की स्थिति अब थोड़ी थोड़ी कमजोर होती जा रही थी, क्योंकि धीरे धीरे भारत की अर्थव्यवस्था कमजोरी की ओर बढ़ रही थी, क्योंकि न तो अच्छी फसलें पैदावार हो रही थी, न खेती हो पा रही थी, न उपज अच्छा प्राप्त हो रहा था। इसकी वजह से अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। तो देखते हैं अपन थोड़ा सा उसके ऊपर भी चर्चा करते हैं कि इस समय 1967 तक भारत की अर्थव्यवस्था
धीरे धीरे कमजोर हो रही थी, धीरे कमजोर हो रही थी, कमजोर हो रही थी, क्योंकि पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता नहीं हो पाएगी, खेती भी अच्छी खासी नहीं हो रही, खेती भी अच्छी नहीं हो पा रही थी, इस कारण इंदिरा सरकार ने 1967 में 1967 में रुपए का अवमूल्यन किया। ₹2 का है, $1 5 रुपए था, $1 बराबर 7 रुपए कर दिया गया था, तो क्या किया कि रुपया का अवमूल्यन किया ताकि जिससे क्या हो सके, महंगाई के ऊपर थोड़ी कंट्रोल की जा सके। लेकिन इसकी वजह से और ज्यादा बुरे परिणाम निकले और क्या बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। तो हम उसको भी थोड़ा और लिखते हैं कि रुपए के अवमूल्यन के कारण, रुपए के अवमूल्यन के कारण, रुपए के अवमूल्यन के कारण महंगाई और ज्यादा बढ़ गई और वस्तुएं और ज्यादा महंगी हो गई और गरीबों की ऊपर बनाएंगे स्थिति ऊपर पड़ेंगे और ज्यादा खराब हो गई, और ज्यादा खराब हो गई। ठीक है ना, सीधी सी बात है, रुपए का अवमूल्यन इस हिसाब से किया गया ताकि क्या हो सके, आपके महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि इंदिरा गांधी ने जानबूझकर अमेरिका के दबाव में आके क्या किया है, रुपए का अवमूल्यन किया है। ठीक है ना, अब ये कितनी बार सच थी ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ऐसी अफवाहें जरूर थी। ठीक है ना, कि इंदिरा गांधी की कॉन्ट्रैक्ट डील हुई है किसके साथ, अमेरिका के साथ। अमेरिका वाला ने इंदिरा गांधी को अच्छे खासे पैसे दिए कि भाई साहब ऐसा कर ले तो अपना काम चल जाएगा। अब ये मुझे नहीं पता कितनी सच्चाई है कि नहीं है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है ना, अब ये लिख लो, उसके बाद थोड़ा हम आगे और चर्चा करते हैं, चौथे आम चुनाव के ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। चौथा आम चुनाव कब हुआ, 1967 के अंदर हुआ था। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि 1967 के अंदर क्या हुआ था, चौथा आम चुनाव कब हुआ था। ठीक है ना, तो हम थोड़ा सा क्या करेंगे, विस्तार से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हाँ खेती, ठीक है ना, उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, खेती भी अच्छी नहीं हो पा रही थी। इस कारण इंदिरा सरकार 1967 के अंदर रुपए का अवमूल्यन किया। जो पहले $1 5 रुपए का था, अब मतलब $1 बराबर कितने रुपए था, 5 रुपए था। अब ये सारे 74 क्या है, 80 है, पैसा बहुत आगे जा रहा है। ठीक है ना, लेकिन 1971 के अंदर, 1991 के अंदर हमने रुपए का और अवमूल्यन किया था, वो भी देखेंगे। लेकिन थोड़ा सा इसको पहले कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइंड बुला दूं। इंदिरा गांधी लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में मंत्री रहे थे। देखो सीधी सी बात है,
परंतु कुछ समय के बाद ही लाल बहादुर शास्त्री की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। शास्त्री जी जाते रहे। शास्त्री जी कब गए, 1966 के अंदर, बता दिया मैंने, ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966। ठीक है। इंदिरा गांधी से कोई ज्यादा राजनीतिक अनुभव तो नहीं था, इसका फायदा अन्य राजनेताओं ने उठाया, क्योंकि वह ये सोच रहे थे कि इंदिरा को इतना अनुभव तो नहीं है, इसीलिए हमसे पूछकर कार्य करेगी। इस कारण अन्य नेताओं ने भी इंदिरा का क्या दिया, साथ दिया। इस प्रकार इंदिरा को क्या बनाएगा, देश का प्रधानमंत्री बनाएगा। फिर देखो, प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस विजय रही और अच्छी सीटें प्राप्त की, लेकिन चौथे आम चुनाव के अंदर कांग्रेस की हालत हो जाएगी खराब, क्योंकि कांग्रेस को अच्छी खासी सीटें मिलती नहीं थी। ठीक है, समझे कुछ? ठीक है। इस समय 1967 तक भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। ठीक है, क्योंकि पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता नहीं हो पा रही थी, खेती भी अच्छी नहीं हो पा रही थी। ठीक है ना, और इस कारण इंदिरा सरकार 1967 में रुपए का अवमूल्यन किया, जो पहले $1 बराबर कितना था, 5 रुपए था, उसको बढ़ा के कितना कर दिया, $1 बराबर 7 रुपए कर दिया गया। ठीक है, रुपए के अवमूल्यन के कारण महंगाई और ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, और वस्तुएं और ज्यादा महंगी हो गई, गरीबों की स्थिति और ज्यादा क्या हो गई, खराब हो गई। ठीक है, आई थिंक लिख लिया होगा आप सबने, आगे देखते हैं। ठीक है, लिखो, फिर इतना लिखना है, उसके बाद आगे वाला लिख लेना। ठीक है, ये मिटा देता हूं। उसके बाद देखो आगे 1967 का क्या करते हैं, चुनाव देखते हैं। 1967 का चुनाव अपन थोड़ी और चर्चा करेंगे कि 1967 का चुनाव किस प्रकार से वो हुआ था। ठीक है, ये लिख लिया, $1 बराबर 7 रुपए। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या मैटर हुआ। तो अपन आवर करते हैं 1967 का चुनाव, चौथा आम चुनाव। कौन सा चुनाव था, चौथा आम चुनाव। चौथे आम चुनाव को हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। मैं कह सकता हूं कि पहले तीनों आम चुनाव के अंदर किसकी विजय रही थी, कांग्रेस की विजय रही थी। तो चौथे आम चुनाव में भी कांग्रेस ही जीतेगी, कोई दूसरी नहीं जीतेगी, लेकिन हालत थोड़ी खराब है। तो प्रथम तीनों आम चुनाव में कांग्रेस विजय रही, वो इसे अच्छी खासी सीटें प्राप्त हुई। परंतु 1967 के चुनाव में कांग्रेस की स्थिति थोड़ी खराब हो गई, कांग्रेस इस चुनाव में भी विजय तो रही, कांग्रेस इस चुनाव में भी विजय तो हासिल कर पाई, परंतु अब पहले जितनी सीटें प्राप्त नहीं कर पाई थी, ठीक है ना। तो पहले जितनी सीटें मिली थी उतनी सीटें अब उसको प्राप्त नहीं हो पाई, ठीक है ना। और इसके वोट परसेंटेज में भी, वोट प्रतिशत में भी कमी आई।
सरकार बनाए। ये वह दौर था, और आगे और लिखे, यह होगा दौर था जिस समय लगातार महंगाई बढ़ रही थी। और इस बढ़ती महंगाई के कारण जनता हड़ताल व बंद का आह्वान करेंगे। कर रही है सरकार के खिलाफ। क्योंकि इस समय न तो ज़्यादा बारिश हो रही, इस समय बारिश न होने के कारण अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा था, क्योंकि किसान खेती भी नहीं कर पा रहे थे। किसान खेती भी नहीं कर पा रहे थे और खदान वस्तुओं की कीमत लगातार बढ़ रही है और बढ़ रही थी। सी बात है, खदान की कीमत लगातार बढ़ रही थी और लोग इसको खरीद नहीं पा रहे थे और लोग खरीद नहीं पा रहे। ठीक है, डॉलर का अवमूल्यन मैंने बता दिया। तो ये चौथा आम चुनाव की घटना थी। कांग्रेस की हालत भी खराब थी, देश की अर्थव्यवस्था भी खराब थी। अब अच्छी स्थिति के अंदर कांग्रेस नहीं थी, लेकिन फिर इनके सामने एक नई पार्टियां खड़ी हुई जिसे हम कहते हैं गैर कांग्रेसवाद। क्या कहते हैं? गैर कांग्रेसवाद। क्या था गैर कांग्रेसवाद? हम उसके ऊपर भी थोड़ी चर्चा करेंगे कि गैर कांग्रेसवाद क्या था। तो नेक्स्ट अपना हेडिंग रखेगी गैर कांग्रेसवाद। गैर कांग्रेसवाद। देखो, कुछ पार्टियां थी जो कांग्रेस से अलग हो चुकी थी, तो कांग्रेस की नीतियों पर उनको भरोसा नहीं था, तो उन्होंने अपनी एक नई अलग पार्टियां बनाई। उन पार्टियों को हम कहते हैं गैर कांग्रेसवाद। ठीक है, तो कुछ पार्टियां या कुछ लोग जो कांग्रेस की नीति के खिलाफ है, इसलिए उन्होंने नई पार्टी गठन किया। चुनाव में सीटें प्राप्त करने की कोशिश की।
इनको राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेस वार्ता कांग्रेस वादक कहा था। ठीक है ना, क्या नाम दिया? गैर कांग्रेस वादक। ये है पार्टियां। कांग्रेस चुनाव ना जीते बल्कि वह सब मिलकर अपनी सरकार बनाए। पता हम क्या सकते हैं? कांग्रेस के विरोध में जो लोग खड़े हुए थे उनको गैर कांग्रेस कहते हैं। उनको गैर कांग्रेस कहा जाता है, कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपकी गैर कांग्रेस वाद। हेलीकॉप्टर अंग्रेज अड़गा तो वो बंद कर दो ना सर, ये ना थोड़ा सा वाक्य। थोड़ा चुनाव का जनादेश कराना है गैर कांग्रेसवादी तो हुआ। थोड़ा सा आगे नहीं कतरा पेज में दिया आज जो तो गणा सर आज के लिए बहुत अच्छा। थोड़ा और। अरे नहीं सर, चुनाव का जनादेश करवा देते हैं। एक मोड़ को कर लीजिएगा। एक टॉपिक और आगे थोड़ा आगे कहाँ कहाँ गए एक चीज और इसमें लिख लेते हैं कि इन दलों का मानना था गरीबी को हटाना है तो हम सब दलों को एक साथ आना होगा। ठीक है, तो इन सब सर नहीं दलों का मानना चल आ जा वो नहीं है हाँ बढ़ने को नहीं हो रही आप ऊपर देखो कोई की दो अतरी अतरी नहीं है ये वाले कोई दिक्कत नहीं, चले कर जाएगी कोई लिखी हो गई ठीक है, यहाँ दिख रहा है। ठीक है, इन सब लोगों का मानना था कि इन सब लोगों का मानना था कि गरीबी हटानी है तो हम सबको मिलकर काम करना होगा। हम सबको मिलकर कार्य करना होगा। ठीक है, तो गैर कांग्रेस वाद हो गया। अब चुनाव का जनादेश देख लेते हैं।